हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब सिंपल है कि एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स में स्प्लिट करना, और इस तरह से स्प्लिट करना कि जो वेक्टर्स आपके पास आए हैं स्प्लिट करके, उन सभी वेक्टर्स का कंबाइंड इफ़ेक्ट हमारा जो वेक्टर हमने स्प्लिट किया था उसी के इक्विवेलेंट हो। आज आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे एक वेक्टर को हम स्प्लिट कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास ये कोई वेक्टर है R, और इस वेक्टर को मैं रिजोल्व करना चाहता हूँ इसके दो कंपोनेंट्स में। और सपोज़ मैंने दो वेक्टर्स लिए, एक मैंने ये लिया वेक्टर A, ये दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स मैंने लिए, एक वेक्टर A लिया, और ऐसे ही सपोज़ एक वेक्टर तो A मैंने ये ले लिया, और ऐसे ही एक वेक्टर सपोज़ मैंने ये ले लिया वेक्टर B। और सपोज़ मैं इस जो हमारा जो ये गिवन वेक्टर है R, इसको मैं वेक्टर A और वेक्टर B की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। मतलब मैं इस वेक्टर R को स्प्लिट करना चाहता हूँ ऐसे दो वेक्टर्स में जिनकी डायरेक्शन सेम हो वेक्टर A और वेक्टर B के। मतलब मैं R को ऐसे वेक्टर्स में तोड़ना चाहता हूँ जिनकी डायरेक्शन वेक्टर A और वेक्टर B के जैसी हो, कि जिस डायरेक्शन में एक वेक्टर की डायरेक्शन तो वेक्टर A की जैसी हो और एक वेक्टर की डायरेक्शन वेक्टर B के जैसी हो। तो ऐसे मुझे इस वेक्टर R को स्प्लिट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इन पॉइंट्स को पहले नाम दे देता हूँ। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सपोज़ D, और यहाँ से मैंने वेक्टर A के पैरेलल एक लाइन खींची है इस तरह से, ठीक है। सपोज़ ये जो मैंने इसके पैरेलल एक लाइन खींची है ये मेरी बनी है DE। सिमिलरली मैंने पॉइंट E से वेक्टर B के पैरेलल एक लाइन खींची, तो वेक्टर B के पैरेलल अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ तो वो कुछ ऐसी जाती है, और ये पॉइंट मैंने मान लिया सपोज़ क्या है F, ठीक। तो यहाँ पे भी मैंने बेटा सिंपली क्या किया, वेक्टर A के पैरेलल एक लाइन खींच दी, वेक्टर B के पैरेलल एक लाइन खींच दी। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं DE जो लाइन है इसके अलोंग एक वेक्टर लेता हूँ ये, तो साफ पता चल रहा है कि वेक्टर DE जो है इट इज़ पैरेलल टू द वेक्टर A, है ना। वेक्टर DE हमारा पैरेलल है वेक्टर A के। सिमिलरली जो मैं ये डायरेक्शन है EF, इसके अलोंग एक वेक्टर लेता हूँ ये, तो यहाँ भी क्लियर हो रहा है कि हमारा जो वेक्टर EF है दैट इज़ आल्सो पैरेलल टू द वेक्टर B, कि ये वाला जो वेक्टर है DE यहाँ पे पैरेलल है वेक्टर A के, जो EF वेक्टर है वो पैरेलल है वेक्टर B के। अब हमने पढ़ा है पैरेलल वेक्टर इससे पहले कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसका मतलब उनकी डायरेक्शन तो सेम होती है, और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो मल्टीपल्स में होता है। जैसे मान लिया एक वेक्टर मैंने लिया A, और इसी के पैरेलल एक वेक्टर और मैंने ले लिया है सपोज C, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि जो C वेक्टर है वो क्योंकि A के पैरेलल है, मान लिया जो C वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इसके मैग्नीट्यूड से 1 से का कितना है, वेक्टर A के मैग्नीट्यूड का 1.5 टाइम्स है। तो मैं लिख सकता हूँ कि C वेक्टर किसके कुल होगा 1.5 टाइम्स ऑफ वेक्टर A। सिमिलरली सपोज़ मेरे पास ये वेक्टर B था और मैंने एक वेक्टर ये लिया जिसकी डायरेक्शन तो वेक्टर B के जितनी है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर B से डबल है। तो मैं इस वेक्टर को क्या लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ B। तो इसका मतलब जब भी हम एक वेक्टर के पैरेलल कोई दूसरा वेक्टर लेते हैं तो उस दूसरे वेक्टर को हम किसी स्केलर नंबर से, मतलब किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हैं जिसके पैरेलल हमने वो लिया है। जैसे वेक्टर B के पैरेलल ये वेक्टर लिया, तो इस वेक्टर को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, वो स्केलर नंबर जो इसके मैग्नीट्यूड का मल्टीपल है मल्टीप्लाई बाय दिस वेक्टर। तो क्योंकि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से 2 टाइम्स है तो मैंने 2 टाइम्स ऑफ B लिख दिया। तो इसी तरह से हमने माना कि जो वेक्टर DE है वो वेक्टर A के मैग्नीट्यूड का कितने टाइम्स है, लैम्डा टाइम्स है सपोज़। तो मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर DE किसके इक्वल है, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर A। लैम्डा यहाँ कुछ भी हो सकता है स्केलर नंबर, ठीक है, ये कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है। इट कैन बी 1, 2, 3, 1.5, 2.5, कुछ भी हो सकता है लैम्डा। मतलब कहने का ये है सिंपली कि वेक्टर DE का जो मैग्नीट्यूड है वो लैम्डा टाइम्स है वेक्टर A के, वेयर लैम्डा एक स्केलर नंबर है। सिमिलरली जो EF वेक्टर है वो B के पैरेलल है, तो इसका मतलब EF वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई और कांस्टेंट में ले लूँगा। सपोज़ मैंने एक कांस्टेंट और ले लिया म्यू, ये सिंबल को बोलते हैं म्यू, तो म्यू टाइम्स ऑफ B।
तो यहाँ भी क्लियर है कि जो वेक्टर EF है और वेक्टर B है ये पैरेलल हैं, और वेक्टर EF का जो मैग्नीट्यूड है वो म्यू टाइम्स है वेक्टर B के मैग्नीट्यूड के। तो इस तरह से मुझे वेक्टर DE की वैल्यू भी मिल गई, वेक्टर EF की वैल्यू भी मिल गई। तो DE को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स ऑफ A, और EF को मैं लिख सकता हूँ म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर B। अब दूसरा अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो हम देख सकते हैं कि वेक्टर DE और EF सेम ऑर्डर में है, तो इसका मतलब ये वेक्टर R इन दोनों का ही रिजल्टेंट है। तो साफ हो गया कि हमने वेक्टर R को इसके दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर दिया। तो दैट मीन्स वेक्टर R को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस वेक्टर DE प्लस दिस वेक्टर EF। ट्रायंगल लॉ अगर मैं लगाता हूँ तो इसका मतलब ये जो वेक्टर है इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है वेक्टर R इज इक्वल टू DE मतलब यहाँ आ गया लैम्डा टाइम्स ऑफ A प्लस EF यहाँ पे आ गया म्यू टाइम्स ऑफ B। तो इस तरह से दोस्तों हमने हमारे वेक्टर को रिजोल्व कर दिया दो कंपोनेंट्स में, जहाँ पे लैम्डा एंड म्यू ये क्या है, एक स्केलर नंबर्स हैं। क्या है ये, स्केलर नंबर्स। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को कोई भी दो वेक्टर्स की फॉर्म में इस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और दूसरा दोस्तों, ये जो वैल्यू होती है लैम्डा और म्यू की, ये स्केलर नंबर है और उनकी वैल्यू यूनिक होती है। मतलब DE वेक्टर एक पर्टिकुलर नंबर होगा, उतने ही टाइम्स होगा वेक्टर A के। ऐसे EF वेक्टर एक पर्टिकुलर नंबर होगा, म्यू उतने ही टाइम्स होगा इसके वेक्टर B के। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।